बता दिया और पिरामिड बता दिया। हमेशा इसके लिए दो होते हैं, एडिटिव और गुआनिन। दिमाग बहुत एकदम फ्रेश करके बैठेंगे तभी ये समझ पाएंगे, बहुत कैलकुलेटिव चीजें हैं ये। मैं इस नाते फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, 1 मिनट टाइम नहीं है लेकिन फिर भी। फिर बड़ी तीन है, थायमिन है और क्या है, साइटोसिन है और क्या है, ठीक है ना। और तीसरा कंपोनेंट है यूकोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। ये हमने आपको बता दिया था, कितने टॉपिक साथ में कवर हो गए, ठीक। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने आपको 2 टाइप का बताया, एक डीएनए बताया, दूसरा आरएनए है। ये आपके हो गए। नाउ नेक्स्ट हमने आपको शुगर का स्ट्रक्चर बताया था, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5HNO5 बताया था। याद करिए, राइबोज का फार्मूला बताया था C5HNO2, ये बताया था। सब बच्चों को क्लियर है? इसके आगे चला जाए बेटा। तो अब आज का टॉपिक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। बिना इसको बताए आगे नहीं बताया जा सकता। न्यूक्लियोटाइड्स है ना। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं बेटा, तो न्यूक्लियोसाइड जो है शुगर है ना, शुगर प्लस बोलो नाइट्रोजनस बेस, यानी जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है ना, when they linked with the sugar, this structure is known as nucleoside। यानी न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस के एसोसिएशन को, ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है ना। इसके माने हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियोसाइड्स इज इक्वल टू शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फार्मूले के टाइप में है, जिससे ये भूले ना पाएगा। क्लियर? ओके। अब हमें ये बताना है, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टर्म पर हम आपको बॉन्ड्स बताएंगे कि कितने टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स बताना केमिस्ट्री है पूरी, एक तरीके से बायोमॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता है, समझ लीजिए पूरी केमिस्ट्री है। तो जैसे देखिए, हमने आपको बताया था कि जो भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फिर जरा वही चीज़ याद करिए, वही चीज़ फिर याद करिए। हमने आपको बताया था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स यानी क्या, जब हमने आपको फिर से एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड का हमने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड माने न्यूक्लियोटाइड्स का क्या है, पॉलीमर है, यही होता है ना, यानी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमें ये बताना है ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, यही तो बताना है ना, ये ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स, अभी इसमें डिफरेंशिएट भी आप कर ले जाएंगे, हम आपको समझा दे रहे हैं। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस PO4, ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। अब देख लीजिए, हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। कैसे, जैसे देखो मान लिया ये शुगर, क्या है, शुगर, ठीक है ना, यानी
कितने टाइप के बॉन्ड्स को भी हम क्लियर कर दें तो देख लो, जैसे ये शुगर है, शुगर से लिंक है क्या? नाइट्रोजनस बेस। क्या है? नाइट्रोजनस बेस। शुगर से नाइट्रोजनस बेस लिंक, ठीक है ना, एक बॉन्ड के द्वारा, जो भाई बाई ए बॉन्ड, ठीक। और क्या? PO4, यही ना बेटा, न्यूक्लियोटाइड, यानी तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस PO4, और न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। यानी क्या हो गया, अगर इतना हम इसके जगह पर रख देंगे तो हमें पूरा फार्मूले में क्या मिलेगा? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस PO4। ये मिल गया ना बेटा? क्लियर हो गया ना? ये हो गया, हाँ जी सर। और इसको स्ट्रक्चर के रूप में हमने किस तरह मान लिया, बना दिया, ठीक है ना? तो शुगर जो है ये नाइट्रोजनस बेस को ऐड करता है, जोड़ता है, लिंक करता है, कैसे? बाय ए बॉन्ड। और उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? उस बॉन्ड का एक स्पेशल नाम है, क्या कहते हैं? इस बॉन्ड का नाम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम है? मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ उसका, ये क्वेश्चन है नीट का, पूछता है कि व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है ना, बिटवीन द शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसेस। यानी क्वेश्चन क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा केमिकल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? बॉन्ड का नाम बताइए। तो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइको, लिख लो, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये है बेटा, ये बॉन्ड पाया जाता है। है ठीक है, क्लियर? यस। तो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नाइट्रोजन में से शुगर के बीच। क्लियर? अब फिर देखिए, शुगर से लिंक है क्या? फास्फोरस, PO4 लिंक है, फास्फेट लिंक है, तो यह भी एक बॉन्ड है, यह भी एक केमिकल बॉन्ड है जिससे कि PO4 लिंक होता है, ठीक है? इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं बेटा? हैं? इसको कहते हैं फास्फोएस्टर। क्या कहते हैं? फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? फास्फोएस्टर। ये लो, ये देखिए, ऐसे स्ट्रक्चर बना लो और ये ऐसे एरो बना कर लिख लो, ये जी रहेगा। और या तो आप सेंटेंस में लिखिए इस तरह से, बस समझने के लिए, ये मैंने आपको समझने के लिए इजी वे में बता दिया, ठीक है? इसको बना लीजिए और दोनों के नाम लिख लीजिए। आपका सर तबियत खराब है? तबियत खराब है? नहीं, तबियत नहीं खराब लग रहा है। अरे थोड़ा काम न समझ में आया तो फिर से बताएं। नहीं सर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो बच्चे बताएंगे। क्रिस्टल, हाँ, बस ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों बॉन्ड कहाँ कहाँ किसके बीच में पाए जाते हैं? शुगर, नाइट्रोजन, ग्लाइकोसिडिक। क्लियर ना? और ये चीज देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। यानी एक क्वेश्चन ये बेटा, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए। और प्लस कंपोनेंट वाले उसमें तो हम आपको बताए। ये इतना बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, और थोड़ा डिफिकल्ट है, इस नाते यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये चैप्टर बहुत ही, बाकी तो इकोसिस्टम वगैरह बहुत ईजी है, उसमें तो बहुत तेज़ी से चला जा सकता है। इस नाते मैंने जेनेटिक्स आपको मैंने से पढ़ाया, जो बच्चे रेगुलर
क्लास लिए हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी इसको भी छोड़ने लायक नहीं है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, अब हमको ये डिस्क्राइब कर देना है कि न्यूक्लियोसाइड कितने टाइप के होते हैं और न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं, ये भी ठीक है ना, इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये इरेज कर दे बेटा, यहाँ कर दे, इसको नोट कर लिया है। देखिए न्यूक्लियोसाइड को देख लेते हैं। शुगर आप देखो न्यूक्लियोसाइड, देखिए न्यूक्लियोसाइड में जैसे शुगर, अगर मान लिया कि हमको, जैसे कि अगर हमको आरएनए का न्यूक्लियोसाइड बनाना है, समझ लो, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड यानी न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ आरएनए, आरएनए का मतलब न्यूक्लियोसाइड्स बनाना है। कितने होते हैं? 4 टाइप्स के, है ना? कितने होते हैं जानते होंगे, इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि नहीं? इतना तो जानते होंगे 4 टाइप्स के होते हैं ना। कैसे 4 टाइप्स के होते हैं कोई बताएगा? आगे का स्ट्रक्चर तो हम बना के बताएंगे, आप बताइए कैसे 4 टाइप्स के होते हैं, कोई बताए? आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स और डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स और आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स दोनों 4 टाइप के होते हैं। तो 4 + 4 8 हो जाएंगे। OH की बेस देखो एडेनिन, देखो शुगर, तो इसमें कौन सा शुगर लेंगे समझ लो, समझते चलते हैं जल्दी हो जाएगा। आरएनए में कौन सा शुगर लेंगे, यहाँ न्यूक्लियोसाइड में क्या लिखा था? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ शुगर लेंगे, कौन सा शुगर लेंगे बोलो बेटा, बताओ। आरएनए के लिए कौन सा शुगर लेंगे? आंसर दीजिए। आरएनए के लिए कौन सा शुगर लेंगे? शुगर 2 टाइप के हमने बताए थे, आंसर दीजिए। कौन सा शुगर लेंगे? हाँ, राइबोज शुगर नहीं लेंगे, इसके लिए राइबोज शुगर लेंगे ना। और डीएनए के लिए कौन सा शुगर लेंगे? राइबोज लेंगे। इसी तरह कहते हैं बिना रिवाइज के नहीं, रिवाइज करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए राइबोज शुगर लेंगे। कौन सा शुगर लेंगे? देखिए छोटी चीज दिमाग में नहीं आ रही है, रिवीजन नहीं है ना, क्लास ये जेनेटिक्स है, बिना जब तक आप रिवाइज करके से नहीं आएंगे नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ हमने ले लिया कौन सा शुगर? राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर ले लिया हमने, ठीक। और क्या ले लिया? एक नाइट्रोजनस बेस लेंगे। तो पहले वाले नाइट्रोजनस बेस का नाम बताओ। बताइए, जो पहला वाला नाइट्रोजनस बेस है वो कौन सा नाइट्रोजनस बेस है? एडेनिन है। क्या है? एडेनिन है, यानी राइबोज प्लस एडेनिन, सॉरी एडिनोसिन, एडेनिन ना, एडेनिन। तो जब राइबोज और एडेनिन आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। और आरएनए के लिए वो न्यूक्लियोसाइड स्पेसिफिक है, उसका नाम हो गया बेटा एडिनोसिन। यह एक न्यूक्लियोसाइड हमने तैयार कर दिया बना करके। इस फार्मूले पर रख करके न्यूक्लियोसाइड हमने बना दिया। समझ पाए? इसी फार्मूले पर रखे हैं, शुगर ले लिया हमने और नाइट्रोजनस बेस ले लिया, बन गया न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अब इसका नाम है ना, ये फार्मूला है। अब ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए न्यूक्लियोसाइड के। एडिनोसिन क्या हो गया? अब देखो, इसमें यह नीट का क्वेश्चन है, हाँ नीट में आया है एडेनोसिन। which of the following is न्यूक्लियोसाइड, इसमें से कौन न्यूक्लियोसाइड है? एडेनोसिन का नाम दिया है। तो आप जब तक इस स्ट्रक्चर इसके इस फार्मूले को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे जान पाएंगे कि एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड है? ये क्वेश्चन है। तो एडेनोसिन कैसे बनता है? राइबोज प्लस एडेनिन से बनता है, राइबोज प्लस एडेनिन से बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चले, नोट करते चलिए, नहीं तो ये फिर भूल जाएगा, निश्चित भूल जाएगा। फिर दूसरा देखो, फिर कौन सा शुगर लेंगे?
राइबोज भी लेंगे क्योंकि आरएनए है। फिर देखिए अब कौन सा लेंगे बेटा? हाँ शाबाश, गुआनिन। अब बस बात मास्टर हो गए, गुआनिन। यस, बना लिए? क्लियर हुआ सबका? आया सबको? नेक्स्ट बेटा फिर आगे चलते हैं। राइबोज प्लस, बोलो अब आप बोलेंगे क्या बोलेंगे? साइटोसिन। वेरी गुड, साइटोसिन। अब हम नहीं बताएंगे, अब आप बताएंगे। हाँ साइटोसिन क्या बना बेटा? एडेनोसिन, गुआनिन, इसके लिए स्पेशल साइटिडीन ये बनेगा। हाँ साइटिडीन बनता है, ठीक है? साइटिडीन बनेगा। अब देखो सुनो, यहाँ थायमिन नहीं ले सकते, यूरेसिल लिखेंगे बस। केवल यूरासिल ले सकते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन अपनी में क्वेश्चन गलत कराना होगा तो ये थायमिन नहीं चलेगा, तो जहाँ हमारे कहाँ रॉन्ग, तो यानी क्या बनाएगा? फिर देखिए राइबोज प्लस यूरासिल। हाँ शाबाश, ये बताइए क्या बनेगा? यूरिडीन बनेगा। इस तरीके से हमारे कितने न्यूक्लियोसाइड तैयार हुए? 4 न्यूक्लियोसाइड तैयार हुए। क्लियर? समझ आ गया सबको? और दूसरा मार्कर बेटा सर फोन कर दीजिएगा, एक के मार्कर दिए हैं सर, आप मेरे पास फोन कर दीजिए। चलिए एक तो ये हो गया। दो मार्क्स मांग दिया है, रखने दो, चल रहा है, बैठो बैठ जाओ। क्लियर हो गया ना बेटा? तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए एग्जाम के क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आते हैं। स्नातक में इसको छोड़ा नहीं तो अभी तो डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा करके आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब डीएनए वाला बना लेते हैं बेटा। डीएनए का अभी डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बनाना है, तो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? तो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड आता है डीएनए, ये देखो इसको इधर कर लेते हैं। कौन सा शुगर लेंगे पहले बताइए? डीऑक्सीराइबोज शुगर लेंगे। डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एडेनिन, क्या बना? हाँ बोलो। एडिनोसिन ये बनेगा, ठीक है ना? हाँ या एक चीज और है, DAMP बनता है, DAMP, और यहाँ याद है ना AMP बनता है। आ जा बेटा, यह भी क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन आया है, स्नातक हम आपको बता रहे हैं। देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म हो गया, चलेगा नहीं? इसका फुल फॉर्म हो गया बेटा डीऑक्सी एडिनोसिन, है ना? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये हम बना दिए न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि तक इसमें PO4 प्लस PO4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ये DAMP बन गया। फिलहाल हम न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, अभी इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको एक समझाने में कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो, तो डीऑक्सीराइबोज है बेटा प्लस एडिनोसिन, एक हो गया। दूसरा देखिए डीऑक्सीराइबोज प्लस गुआनिन, ठीक है ना? एक हो गया डीऑक्सीराइबोज प्लस साइटोसिन, है ना? यही ना साइटोसिन, ये बन जाएगा
और दूसरा डीऑक्सी राइबोज प्लस थाइमीन। यहाँ क्या होगा, यहाँ यूरिडीन नहीं बनेगा, यूरासिल लेंगे, ठीक है ना, थाइमीन। तो इस तरीके से यहाँ भी 4 प्रकार के 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे। एक बनेगा डीऑक्सी एडेनोसिन, दूसरा बनेगा डीऑक्सी गुआनोसिन, यह बनेगा डीऑक्सी, नोट करते चलिए सब निकल जाएगा, कहीं मिलेगा नहीं, डीऑक्सी साइटिलीन है बेटा, डीऑक्सी साइटिलीन, और यह बनेगा डीऑक्सी थाइमीन, ठीक है, एकदम करेक्ट। ओके जी सर। अब क्या करते हैं, फास्फेट अब हम बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। देखो इन सब पर क्वेश्चन बना करके पूछ लेगा, सब पर, कहीं से भी। अब इसमें से इतने में से 4 + 4 8 सेट हो गए, इसमें से कोई एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखो छोड़ देगा इधर वाले फाइनल वाले इसमें। अब देखिए फिर यहाँ चलते हैं, यह बन गया एडेनोसिन, यह बन गया गुआनोसिन, यह बन गया साइटिलीन, यह बन गया यूरिडीन। अब देखो बेटा एडेनो, अब देखो ये दूसरा सेट हम तैयार करने जा रहे हैं। देखिए जेनेटिक से एडेनोसिन प्लस फास्फेट क्या बनेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नहीं अभी ट्राई नहीं करेगा, एक फास्फेट तो जोड़े ना, वैलेंसी 3 है तो पहले मोनोफास्फेट बनेगा ना बेटा, एक ही फास्फेट तो जोड़े, कभी ट्राई नहीं बना, अभी नहीं ट्राई बना पाएंगे, है ना। एडेनोसिन के पास 3 वैलेंसी फास्फेट, इसको कहते हैं एडेनिलिक एसिड बेटा, एडेनिलिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, एडेनिलिक एसिड, ठीक है, जी सर। या AMP कहते हैं, क्या कहते हैं, AMP कहते हैं। देखो एडेनोसिन मोनोफास्फेट, तो फास्फेट जो है फास्फोरिक एसिड है ना, एसिडिक ग्रुप है ना, इस नाते यह एनिलिक एसिड हो जाता है, नॉमेनक्लेचर, राइट। आगे बढ़े, बताना जी सर। तब आगे चलेंगे। दूसरा देख लीजिए, यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़ो, गुआनोसिन है ना बेटा, गुआनोसिन प्लस फास्फेट PO4 क्या बनेगा बेटा, गुआनिलिक एसिड, क्या बनेगा, GMP या GMP, क्या बनेगा, GMP। फिर यहाँ से आएंगे राइबोज प्लस साइटिलीन प्लस फास्फेट, ये बन गया, ये बना साइटिलीन प्लस PO4 ना, क्या बनेगा बेटा, साइटिलीनिक एसिड, LYC एनिलिक एसिड, ये बन गया, ठीक। CMP यूरिडिलिक एसिड बन जाएगा, या इसको कहते हैं CAMP, ये रहेगा CMP, ये नहीं, सॉरी CMP बेटा, है ना, जी सर। मोनोफास्फेट, फिर यूरिडिलिक एसिड है ना, यस, यानी यूरिडिन प्लस PO4 क्या बन गया, UMP, यूरिडिलिक एसिड या UMP, थायमाइड। हाँ अब गए, अभी तो जो इसका तैयार किया, तो इसका कहाँ बनाया, वही जो इसका बनाया, डीऑक्सी थायमाइड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक है। एक बार हाँ एक बार माइंड सेट हो जाए, क्योंकि 4 + 4 उसके बने, 8 उसके बने, और फिर 8 इसके बनेंगे, कुल 16 फार्मूले बन रहे हैं, 16 बनेंगे, 12 आप लोग बना चुके ना,
12 बना लिया ना? यस सर। हाँ, अब आप और बना दें। ये सब समझे रहेंगे तो बीएससी तक काम देगा। बीएससी तक, बीएससी है, बीएससी में जेनेटिक्स है, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं वो उनके लिए इजी हो जाएगा। पूरा ये फुल क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोसाइड। गिव ए डिटेल अकाउंट ऑन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड। ये अगर आप बढ़िया से तैयार किए हैं इसको बढ़िया लिख देते फर्स्ट क्लास नंबर मिलेगा। मैथमेटिकल है ना ये, ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारे न्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं, देख लो। हाँ, अब इधर चला जाए बेटा, है ना? तो अब क्या करते हैं, देखो अगर इसमें PO4 जोड़ देंगे, देख लेना, समझना, डायरेक्ट बता रहे हैं। इसमें PO4 जोड़ दिया, इसमें PO4 जोड़ दिया, इसमें PO4 जोड़ दिया और इसमें PO4 ऐड कर दिया, ठीक है? अब बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या बनेगा बेटा? इसके लिए क्या बनेगा बोलो? डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड एसिड, DAMP कर सकते हैं। हाँ, DAMP इसका फार्मूला बनेगा। नाम नोट करिए। आप लोग अलग अलग से लिखिएगा, आप लोग ऐसा लिखिएगा। यस सर। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो बाद में नोट्स देखेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ देखिए डीऑक्सी गुएनोसिलिक गुएनोसिन प्लस PO4 इक्वल टू प्लस फास्फेट प्लस फास्फेट डीऑक्सी गुएनिलिक एसिड, है ना? या DGMP ना बेटा? DGMP। फिर आगे चलते हैं, फिर डीऑक्सीसाइक्लिन DC प्लस फास्फेट गिव्स आउट डीऑक्सीसाइक्लिनिक एसिड या DCMP। लास्ट में आते हैं बेटा थाइमिन वाले में, डीऑक्सी थाइमिडीन प्लस फास्फेट तीर के साथ प्लस फास्फेट थाइमिडीन बनाइए डीऑक्सी थाइमिडीन थाइमिडीनिक एसिड ये DUMP या डाउन नहीं DT है बेटा, DUMP नहीं यूरा से लगी है ना, थाइमिन DTMP ना, DTMP DTMP हाँ जी सर DTMP यूरिडिन नहीं, यहाँ यूरिडिन उसमें बनेगा RNA में। इस तरीके से आपके कुल मिलाकर के 16 सेट बन गए, तैयार हो गए। इन 16 सेट में से एक क्वेश्चन आपका मान करके चलिए आता है। एक नाम पूछिए। हाँ, ये जेनेटिक्स भाई बहुत इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। इसके लिए एक तो रेगुलरिटी और दूसरा रिवीजन बना लो। 4 नंबर मिल गया। थोड़ा टाइम भी चाहिए। इसी नाते जब आप लोग पानी पीने जाते हैं तो हम सोचते हैं बहुत जल्दी आइए, थोड़ा काम निकल जाएगा। मिटाए बेटा, वो सब बताया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ? बैकबोन जो है PO4 और शुगर का बना होता है ना। अभी बनाएंगे, जब वहाँ तक पहुँचेंगे तब बनाएंगे। जो बताया जा रहा है उसको पहले देखो, और दूसरे के चक्कर में पड़ोगे तो ये वास हो जाएगा, इसको आप नहीं पकड़ पाएंगे। समझ रहे हैं ना? सर जी सीखने का प्रयास करो, बताने का नहीं। सर जी
इतना सब काम एक सेल के अंदर होता है। ये सब पढ़ाते हुए 20 साल हो गया। वही कह रहे हैं ना बेटा। आगे बढ़े अब बेटा, बाकी पढ़ाया। अब सोचिए यह एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। सोचिए मैं इसको भी नहीं छोड़ रहा हूँ, इसको नहीं छोड़ रहा हूँ, तो जो एकदम मेन टॉपिक है उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे बेटा। तो अब हम इसको वाश कर दें बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा ये हो गया आपका, पूरा आपने समझ लिया। आगे चलते हैं। सर जी बोलो बेटा। इतना एक ही सेल में सब कुछ होता है? हाँ, एक सेल के अंदर ये सब कुछ होता है कि नहीं? एक सेल के अंदर। और क्या भाई है क्या, डीएनए से आरएनए बनते हैं, है ना। तो ये पहले मोनोफास्फेट बनेगा, फिर डाइफास्फेट बनेगा, फिर ट्राइफास्फेट बनेगा। केमिकल रिएक्शन है ना ये। वो से एक सेल के अंदर ही सब कुछ। हाँ, सब ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है, सब सीक्वेंशियल प्रोसेस है। वो सेल के अंदर ही, सेल के अंदर है। और सेल के न्यूक्लियस के अंदर। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर है। जी, तो डीएनए आदमी ने छोटा सा सेल है। अरे बहुत छोटा सेल है, लेकिन अब सोच लो, आप देख लीजिए उसमें कितने क्रोमोसोम, कितना जो नेटवर्क है कितना लंबा है। एनसीईआरटी लाइन है कि आप इमेजिन करिए कि न्यूक्लियस कितना छोटा है, उसका रेडियस कितना छोटा है, उसमें जो क्रोमोसोम है 2.5 मीटर लंबा है। आप बताइए। लाइन एनसीईआरटी की लाइन है, ये पढ़ो। न्यूक्लियोसोम एक टॉपिक है, पहले चीज यही दिया है कि क्या आप ये सोच सकते हैं, हाउ विल यू इमेजिन दैट। ये देखो, किसी के पास है एनसीईआरटी किसी के पास हो तो निकालो। हाँ निकालो बेटा, निकालो जरा। तो न्यूक्लियोसोम निकालो, इसी चैप्टर का न्यूक्लियोसोम निकालिए, चाहे हिंदी वाले में चाहे इंग्लिश वाले में। देखो न्यूक्लियोसोम है इसके बारे में। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बता दिया। ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए है क्या। अब देखो, हाँ एक चीज और बता दें बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो चारगाफ का रूल है बता दें, फिर डबल हेलिक्स पर चलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि चारगाफ का जो रूल है उसी रूल को जो है वाटसन और क्रिक ने यूज किया था अपने मॉडल को बनाने में। डबल हेलिक्स मॉडल को सेट कैसे किया, वाटसन और क्रिक ने कैसे सेट किया। चारगाफ का रूल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में भी जब चारगाफ के रूल पर क्वेश्चन भी आता है तो ये भी बता दें। टॉपिक निकाले टॉपिक बेटा। अरे हमको तो इंग्लिश वाला है ना, लाइए हमको दीजिए, हमको दीजिए। एक सेकंड आगे बढ़िए, अभी एक सेकंड बताते हैं। हाँ ये देखो, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। देखिए पहली लाइन से यही से स्टार्ट होती है। ये कोई पढ़ेगा इसको, ये पढ़ो यहाँ से, बस केवल 4 लाइन पढ़ो। अभी देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेंथ, जहाँ लेंथ ऑफ length that is far greater than the dimension of typical nucleus, approximately 10 to the power minus 6 meter. Such a long polymer characteristic. If a length of E. coli DNA is 1.36 mm, can you calculate the number of base pair in a E. coli? नहीं, उसमें दिया है ना कि भाई इतना न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो इतना ही है, लेकिन क्रोमोसोम 2 पॉइंट समथिंग उसमें दिया है डाटा। 2.2 मीटर द क्रोमोसोम जो लेंथ है, जो उसमें नेटवर्क जो है न्यूक्लियस के इनसाइड ना बेटा, वो ये कह रहा है जैसे कि पूरा आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो कह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर जो ये नेटवर्क बना है इसकी जो लेंथ है ये 2.2 मीटर है, इतना है ये। सर इसका डायमीटर 10 के पावर 15 माइनस 15, और जो है ये न्यूक्लियस कितना होगा, बहुत छोटा होगा, 10 के पावर माइनस 15। अब आगे सोच लीजिए 2.2 मीटर कैसे इसमें है, बहुत फोल्ड हो, बहुत ज़्यादा Fold यस वही ना, बहुत ज़्यादा फोल्ड। तो लेकिन फिर भी इतने छोटे भाई सेल को हम नहीं देख सकते। आप सोचिए सेल भी एक माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है, बोलो बहुत ही छोटा है कि नहीं छोटा है सेल। और सेल से भी छोटा न्यूक्लियस है कि नहीं, सेल से भी छोटा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में तभी 2.2 मीटर
कंप्यूटर का अगर कोई थ्रेड है तो ये कितना आश्चर्य की बात आप बताएं ना। तो आगे चलते हैं बेटा, देखो आओ हाँ यस 4 लाख देखिए 4 लाख शुरू देख लो बेटा। जी सर। वेरी इंपॉर्टेंट पाली देख लो 4 लाख ने कहा 4 लाख के अकॉर्डिंग टू द 4 लाख अकॉर्डिंग टू 4 लाख ने कहा कि भाई जो बेस पेयर्स का 2 टाइप्स प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो 4 लाख ने कहा किसी भी डीएनए के हेलिक्स में, ठीक है ना, जितने नंबर्स आप पहले समझ लो, स्नातक आपको हिंदी में पहले समझाते हैं फिर इंग्लिश में बताते हैं, दोनों बताते हैं, जानना चाहिए। इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो आपका स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन होगा, उसी तरीके से रह जाएंगे उसी लेवल पे, ठीक है ना। हाँ, और मेडिकल कॉलेज का कभी क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, नेवर, क्योंकि भाई मेडिकल आप अरे इंग्लिश तो कंपलसरी है, डॉक्टर बनेंगे तो इंग्लिश नहीं जानेंगे, हिंदी में दवा लिख देंगे पर्चे पर तो पेशेंट भाग जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। बोलो कोई डॉक्टर आज तक हिंदी में लिखा हो पर्चा तो बता दो, अगर लिख दिया गलती से आप नहीं जाएंगे, अरे इसको तो कुछ नहीं आता। भाई जितनी एनाटॉमी की किताबें हैं सब इंग्लिश में है, मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हिंदी में बोलेगा तो सवाल नहीं उठता। यहाँ तक कि कैली मेडिकल कॉलेज का जो प्रोफेसर होगा, कैली देहात में है ना बस्ती का, यहाँ भी नहीं हिंदी में क्लास चलता होगा, आगे जा करके आप विजिट कर लीजिए। जो MBBS करने वाले वहाँ स्टूडेंट हैं, आप उनसे पूछ लीजिए क्या सर यहाँ क्या ऐसा है कि हिंदी में अलाउ है? नहीं, भूल जाइए। अगर इंग्लिश आपको नहीं आती तो आप मेडिकल में सर्वाइव नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा। यस, अपने आप को कन्वर्ट करिए, अपने आप को अपडेट करिए, आगे बढ़ाइए। बस्ती छोड़ करके गोरखपुर या लखनऊ चले जाइए, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वहीं हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा, राइट। हिंदी में नहीं की कोचिंग है बहुत। तो मतलब ये है कि ये सामान्य चीज़ है, आपको इतना समझ आना चाहिए। आप लोग अगर इस लेवल पर पढ़ रहे हैं, पहले तो BSc में भी अलाउ नहीं था हिंदी में लिखना, BSc में भी अलाउ नहीं था हिंदी में लिखना, लेकिन अब अलाउ हो गया है। लेकिन जब भी अगर आप लोग अगर टोटली हिंदी में लिख के आते हैं तो आपका नंबर वैसे भी कम हो जाएगा। इस नाते इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करो, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में ट्राई करके पढ़ने का भाई। यस सर। तो अकॉर्डिंग टू 4 लाख ने कहा कि नंबर ऑफ, देखिए बेटा देखो, नंबर्स ऑफ प्यूरिन, इसको सब लोग नोट कर लीजिए फार्मूला, नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरामिड। सेट ऑफ क्रोमोसोम में ये बताया जी, ये उनका फार्मूला है। सर जी, सेट ऑफ जितने भी नंबर ऑफ प्यूरिन होंगे किसी हेलिक्स में, जितने के एक हेलिक्स में जितने नंबर ऑफ प्यूरिन होंगे उतने नंबर ऑफ पिरिमिडिन होंगे, ये उसने बताया, ठीक है ना। इसके लिए क्या मैथमेटिक्स कैसे आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे फार्मूले को डेवलप कर सकते हैं, बोलो बोलिए। मतलब एडेनिन प्लस गुआनिन और अपॉन में साइटोसिन प्लस थायमिन। उसने बताया कि A प्लस G इज इक्वल टू 1 एंड नहीं सर, A प्लस साइटोसिन प्लस थायमिन या यूरेसिल, साइटोसिन प्लस थायमिन, साइटोसिन थायमिन या उसकी जगह यूरेसिल या माने एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस टी ROP। ये फार्मूला होता है। यूरेसिल का नाम लेते कहा सर या नहीं, यूरेसिल का नाम नहीं या, ठीक है ना। अब देखो तीनों ही ये भी है, कहेगा कि इन चार का फॉलोइंग इज 4 का ऑप्शन, 4 का ऑप्शन कौन सा है, ये भी पूछा है, ये भी पूछा है नीच में। फिर देखिए दूसरा हम आपको बताते हैं, A प्लस G C प्लस U अपान C प्लस G प्लस G इक्वल टू 1। ये भी पूछा है।
ये भी रिलेशन पूछा है आप देखिए। जी सर। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। कर ये भी इसका क्वेश्चन डन सर। आप लोग कहते हैं कि सर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, सब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। सब ये तीनों भी क्वेश्चन दिए हैं। ये चारगा फूल। तो बेटा फिर से एक बार चारगा फूल का हेल्प लिया वाटसन ट्रिक ने, और किसका हेल्प लिया? एक्सरे डिफ्रैक्शन। हाँ बेटा ईयर तो नहीं याद, देख लो दिया होगा एनसीईआरटी, वैसे ईयर तो पूछता भी नहीं है ना, ईयर नहीं पूछता। लेकिन ये हम आपको बता सकते हैं इतना कि 1953 में वाटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया। उसके पहले इन्होंने दिया, 2-4 साल पहले। उसके पहले इन्होंने दिया होगा। एक चीज, दूसरी चीज और 1950 और 1869 में इम्पोर्टेंट ईयर्स को वो याद है, बाकी सबका याद नहीं रहता, देख लीजिएगा। और 1869 में जो है न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई। तो इसके बीच में अब किसी अच्छी बुक में ही होगा या हायर क्लासेस की बुक में होगा, इसमें दिया एनसीईआरटी में नहीं ये हाँ, जो चीज यूज में रखता हो याद रखता हो, डायरेक्ट ये सब जो चीज यूज में नहीं रखता हो याद रखता हो। बाकी ये का कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ये तो ये हो गया, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और बता दें, हाँ एक चीज और बता दें इसी समय देखो, तो एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन एक दूसरे से, अब जैसे देखिए डीएनए डबल मिलकर होता है, हम आपको बताए थे। तो देखिए ये देखो, जैसे डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, ये है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक का, ठीक है ना। तो अगर एक हेलिक्स ये है तो दूसरा हेलिक्स ये है। जी सर। ठीक, अब हम वाटसन क्रिक को समझाने चल रहे हैं। देखिए वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ बताना कि एडेनिन ए, जो ए है बेटा एडेनिन जो है ये थाइमिन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? थाइमिन से जुड़ता है, ठीक है ना। और गुआनिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ता डबल है। बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। और इनके बीच में बॉन्ड जो होते हैं वो कौन से बॉन्ड हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके और इनके बीच में कितने बॉन्ड? दो बॉन्ड, इनके और इनके बीच में ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। बस क्लियर हो गया। ऊपर वाले की लंबाई 10 इन्वेस्टमेंट, नीचे वाले की 3-4। एक चीज ये हो गया, ये फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा देखिए, हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि दो हेलिक्स हैं, एक हेलिक्स जो है ये 3 to 5 डायरेक्शन है, ये है ना, देखो जा रहा है ये, तो एक 3 to 5 डायरेक्शन है। और दूसरा जो हेलिक्स होगा ये ठीक इसका एंटी पैरेलल, एंटी माने यस उसके अपोजिट है ना। तो दूसरा जो हेलिक्स है जो उसके एंटी पैरेलल है, तो जब एंटी पैरेलल है तो एक 3 to 5 डायरेक्शन में, तो दूसरा 5 to 3 डायरेक्शन। ये देखिए बेटा, ठीक है ना। वाटसन और क्रिक ने कहा जो डीएनए के दोनों हेलिक्स होते हैं दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। एक अगर 5 to 5 डायरेक्शन में, तो दूसरा 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है ना। इस तरीके से एंटी पैरेलल हो गए। और नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ होते हैं? इसके अंदर होते हैं। यही बैकबोन वाली पोजीशन है जो तुम बता रहे थे। देखो यहाँ अगर ए हो गया तो यहाँ हो गया कहाँ से? डी से, ठीक है। यहाँ अगर जी हो गया तो ये बॉन्ड से जुड़ेगा साइटोसिन से। फिर यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ ए आ गया, अगर डी आ गया या ए आ गया, फिर ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। अब हमको आ गए, नहीं तो हम अभी इसको कर देते। इसमें एक हेलिक्स की लेंथ कितनी है, उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, ये कौन सा डीएनए होता है जिस पर वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया, तो बी टाइप का डीएनए होता है, ठीक
ठीक है ना। कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो 10 बेस पेयर्स होते हैं। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस कितनी होती है, तो 0.334 nm ये होती है, ठीक है ना। पूरे एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, तो 3.4 nm होती है, ये हो गया। तो 3.4 nm एक पूरे हेलिक्स की लंबाई है। जैसे यहाँ एक टर्न पूरा जब कंप्लीट कर लिया घूम करके, है ना, तो कितना हो गया, इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो अपॉन 10 इससे जब डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो दोनों बेस पेयर्स के बीच की दूरी हो गई, ये डिस्टेंस हो गया, और एक हेलिक्स की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पास्टुलेट्स उसमें दिए हुए हैं, साइलिएंट फीचर डीएनए हेलिक्स मॉडल के। बाकी हमने आपको चारगाह रूल बता दिया, नाइट्रोजन स्पेस बता दिया, उसके बीच में कितने बॉन्ड है ये बता दिया। क्लियर हो गया ना बेटा, समझ आ गया, और बस ठीक।